नमस्कार साथियों। आज मैं फिर से रशियन रेवोल्यूशन की सेकंड वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था, लिबरल्स के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा था। यानी बेसिकली हमने ये चीज़ देखी थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में एक बेस तैयार हो गया था सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के लिए, और उसी के चलते बहुत सारे चेंजेस हुए और इन चेंजेस ने कहीं ना कहीं सोशलिज्म यानी समाजवाद के लिए भी एक बेस तैयार किया। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि यूरोप के अंदर समाजवाद कैसे फैलना शुरू होता है, यानी द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो 19th सेंचुरी के अगर मिड की बात करें तो उस दौर में सोशलिज्म एक वेल नोन आइडिया था पूरे यूरोप के अंदर। पूरे यूरोप में सोशलिज्म को एक जानी पहचानी विचारधारा के तौर पे माना जाने लगा था, क्योंकि ये विचारधारा अपनी जड़ें वहाँ जमा चुकी थी। इसी के साथ अगर हम देखें कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, तो साथियों सोशलिज्म को हिंदी में कहते हैं समाजवाद। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन मैंने लिखी है कि सोशलिज्म इज़ ए सिस्टम इन विच एवरी पर्सन इन द कम्युनिटी हैज़ एन इक्वल शेयर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। यानी सोशलिज्म एक व्यवस्था है जिसमें समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का इक्वल शेयर होता है प्रोडक्शन के एलिमेंट्स के ऊपर, यानी उत्पादन के साधनों के ऊपर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर, और जो भी रिसोर्सेज एक्सचेंज होते हैं उनके ऊपर। यानी समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समाज में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सारे के सारे रिसोर्सेज पे इक्वल शेयर होता है, सबका बराबरी का हक होता है, उसे कहते हैं। ऐसी अगर व्यवस्था किसी समाज में पाई जाती है तो उसको कहेंगे कि इस समाज के अंदर सोशलिज्म है। इसके अलावा जो सोशलिज्म है ये क्या करता है, सोशलिज्म प्रमोट्स द कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, यानी ये कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट की बात करता है। सामूहिक सामाजिक जो भी रुचियां हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको ये प्रमोट करता है। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसे लोग जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या मानते हैं उन लोगों को कहा जाता है सोशलिस्ट। तो इन सोशलिस्ट की विचारधारा क्या है कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो निजी संपत्ति है, तो निजी संपत्ति के सिद्धांत के सोशलिस्ट हमेशा खिलाफ होते हैं, उसके विरोध में हमेशा बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। उसी में एक शख्सियत हैं रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और इन्होंने क्या किया था, न्यू हार्मनी के नाम से इंडियाना में एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड किया था। ठीक है, रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हैं, यानी बेसिकली ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने क्या किया, इंडियाना यानी यूएसए के अंदर न्यू हार्मनी के नाम से एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड किया था, इस्टेब्लिश किया था। अभी कोऑपरेटिव का क्या मतलब होता है, तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या होता है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, बेसिकली ये एसोसिएशंस हैं, ये लोगों के समूह हैं। ठीक है, दीज वर दी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर, यानी ये उन लोगों का समूह होता है जो एक साथ मिलके गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उस गुड्स को सेल आउट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट का क्या, तो कोऑपरेटिव्स में क्या होता है कि उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया जाता है उन वर्कर्स के बीच में जिन्होंने उस गुड को प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये जो शेयर है, प्रॉफिट में जो शेयर है, ये इक्वल शेयर ना होके जिस व्यक्ति ने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसी जो कोऑपरेटिव्स कम्युनिटी हैं, ऐसी कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ को रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में इस्टेब्लिश किया था, और इस कोऑपरेटिव कम्युनिटी को न्यू हार्मनी कहा जाता था। तो इस तरीके के जो सामूहिक संगठन होते थे, इन संगठनों में क्या हो रहा है,
कि लोग मिलके माल को तैयार करते हैं, यानी प्रोडक्शन का काम करते हैं। उसके बाद जब उसे बेच दिया जाता है तो जो भी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट हर मेंबर ने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये एक अच्छी सोच थी जो सोशलिज्म के लिए बेस तैयार कर रही थी। लेकिन इसी सिलसिले में एक सवाल ये उठा कि भाई ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, इन कोऑपरेटिव्स को बिल्ड कौन करे। तो एक बहस का दौर शुरू हुआ कि ऐसे कोऑपरेटिव्स कम्युनिटी को बिल्ड करना किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, यानी कोई एक व्यक्ति ऐसे कोऑपरेटिव्स को बिल्ड करे तो वो उसमें उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये बात उठी कि कोऑपरेटिव्स को इस्टेब्लिश करने का काम सरकार को करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक महानुभाव थे, ऐसे ही एक शख्सियत थे जिनका नाम था लुइस ब्लांक। और लुइस ब्लांक का ये मानना था कि गवर्नमेंट को इन कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो फ्रांस के सिलसिले में लुइस ब्लांक ने ये कहा कि सरकार ऐसे कोऑपरेटिव्स को प्रोत्साहन दे या उनको बिल्ड करने में अहम भूमिका निभाए, क्योंकि एक इंडिविजुअल उस कोऑपरेटिव्स को बिल्ड तो कर सकता है लेकिन उसको बनाए रखना लंबे समय तक एक इंसान के लिए आसान नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों, इस तरीके से सोशलिज्म का बेस यूरोप में तैयार होना शुरू होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। दूसरी चीज़ ये कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट को हमेशा प्रमोट करते थे। और इनका ये मानना था कि जो सोशलिज्म है वो समाज में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनको अभी तक मुख्य धारा से दूर रखा गया है, ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे लोगों को वो मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेगा। तो रॉबर्ट ओवन, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया यूएसए यानी इंडियाना के अंदर न्यू हार्मनी के नाम से एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी इस्टेब्लिश करके, और उसके बाद लुइस ब्लांक जैसे विद्वानों ने कहा कि भाई ऐसे कम्युनिटीज़ को, ऐसे कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ को इनकरेज करने का काम गवर्नमेंट का है। तो साथियों, ये एक पहल यूरोप के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का क्या मानना है, क्योंकि सोशलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आधार तैयार करने में कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगल्स का, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो कार्ल मार्क्स साहब का क्या मानना था? कार्ल मार्क्स साहब ये कहते थे कि भाई जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, माफ़ कीजिएगा ये इंडिविजुअल नहीं है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है यानी जो औद्योगिक समाज है वो कैसा समाज है? तो वो कैपिटलिस्ट है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कार्ल मार्क्स साहब ने कैपिटलिस्ट कहा, यानी उन्होंने कहा कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। अब पूंजीवादी समाज है या कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसका क्या मतलब है कि जो पूंजीवादी व्यक्ति होता है उसका हमेशा एक ही एम होता है, उसका एम होता है पैसे से पैसा बनाना। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं इनकी फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों में ये अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट इनको मिलता है वो प्रॉफिट ये अपनी जेब में रख लेते हैं। यानी पैसे से पैसा बनाना या मुनाफे से मुनाफा कमाना ही कैपिटलिस्ट की पहली प्रायोरिटी होती है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो जितना इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो औद्योगिक समाज है, यहाँ पे हर फैक्ट्री ओनर का एक ही एम होता है कि भाई पैसे से पैसा कमाना है। तो वो ये एक बात कहते हैं। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि लेकिन जो प्रोडक्शन करने का काम है फैक्ट्रीज़ के अंदर, जो प्रोडक्शन का काम है यानी मुनाफा जनरेट करने का जो काम है, वो काम तो वर्कर्स करते हैं। यानी अब इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ओनर ने वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके मशीन्स लगा दी और कुछ लोगों को काम पे रख लिया, उनको रॉ मटेरियल दे दिया और कहा कि भाई आपको जो है ये सामान बनाना इतनी क्वांटिटी में, और उन मज़दूरों की सैलरी फिक्स कर दी। तो वो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको क्या है, उन्हें हर महीने जो वेज उनका फिक्स हुआ है वही मिलेगा। लेकिन उनके द्वारा बनाया गया जो सामान होगा, उस गुड्स को बेचने के बाद में फैक्ट्री ओनर को प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट जाएगा फैक्ट्री ओनर की जेब में। यानी उस प्रॉफिट का जिन वर्कर्स ने उसे जनरेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है,
उन वर्कर्स का उस प्रॉफिट के ऊपर कोई भी हक नहीं होगा। तो ऐसे समाज को कार्ल मार्क्स साहब कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो वर्कर्स की कंडीशन है वो तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट फैक्ट्री के मालिकों की जेब में जाता रहेगा। तो सवाल यही उठता है कि जो लोग इस मुनाफे को जनरेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसी के चलते कार्ल मार्क्स साहब ने कहा कि भाई वो प्रॉफिट जब तक कैपिटलिस्ट के पास में जाता रहेगा तब तक उसमें वर्कर्स की कंडीशन में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो ऐसे में किया क्या जाए? तो कार्ल मार्क्स साहब ने ये बताया कि जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी जो पूंजीवादी लोग या जो फैक्ट्री मालिक शोषण करते हैं वर्कर्स का, उसको दूर किया जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है एक सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना के द्वारा। तो कार्ल मार्क्स साहब का ये विश्वास था, ये बिलीव था कि अगर वर्कर्स की कंडीशन को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करनी पड़ेगी। और ये इस समाज की स्थापना कोई और नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा? तो इस समाज की स्थापना वर्कर्स खुद करेंगे, ठीक है। और जब इस समाज की स्थापना हो जाएगी तो उसमें क्या होगा? सारे के सारे रिसोर्सिस सोशली कंट्रोल्ड होंगे और ऐसी कम्युनिटी को, ऐसी सोसाइटी को, माफ़ कीजिएगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। तो कार्ल मार्क्स साहब ने कहीं ना कहीं सोशलिज्म के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने रखी। पहली चीज़ तो ये कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक पूंजीवादी समाज है। और इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कैपिटल है वो फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट की जाती है फैक्ट्री के ओनर्स के द्वारा, और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट को जनरेट करने का काम वर्कर्स करते हैं। लेकिन उस प्रॉफिट के ऊपर वर्कर्स का कोई भी हक नहीं होता है, बल्कि वो प्रॉफिट सारा का सारा फैक्ट्री के मालिक यानी उस कैपिटलिस्ट की जेब में जाता है। तो वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना, और इस सोसाइटी की स्थापना वर्कर्स ही करेंगे, ठीक है। और इस सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा? सारी की सारी चीज़ों के ऊपर सभी लोगों का बराबर हक होगा, यानी वो सोशली कंट्रोल्ड होंगी। तो ऐसी सोसाइटी को कार्ल मार्क्स साहब ने कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया। इसके साथ ही देखते हैं साथियों कि सोशलिज्म के लिए और सपोर्ट क्या है, मतलब सोशलिज्म को और ज़्यादा प्रमोट, ये तो आइडियाज़ थे, विचार थे। इसके अलावा सोशलिज्म को और ज़्यादा कैसे फैलाया गया और उसको कैसे प्रमोट किया गया या सपोर्ट किया गया? तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया गया कि जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल, उसकी स्थापना की। यानी वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे जितने सोशलिस्ट थे अलग अलग कंट्रीज़ में, उन सभी को इकट्ठा किया गया है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, और ग्लोबली एक वैश्विक मंच पे उनको एक साथ इकट्ठा करके एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट का काम था। क्यों कर रहे हैं वो ये लोग सोशलिस्ट ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सोशलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, इस आइडियोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ में फैलाया जा सके। इसके अलावा ये एक ऐसा दौर था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, सबसे पहले ब्रिटेन में होता है मिड 18th सेंचुरी में। उसके बाद अगर देखें तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वर्किंग आवर्स वर टू लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे काम के घंटों की पालियाँ, यानी जो सेशंस हैं वो बहुत लंबे होते थे। एंड दी वेजेस वर वेरी पुअर, उनको वेतन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था। इसके अलावा सैनिटेशन एंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स वर ऑल्सो देयर, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं थी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया था? मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन सारे के सारे लोगों को फैक्ट्रीज में पहुंचा दिया था। तो इस वजह से अब ये अपनी इन वर्किंग कंडीशंस को चेंज करने के लिए, ठीक है, अपने लिए एक प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए वर्कर्स ने क्या किया? इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर
उन्होंने अपने एसोसिएशंस, अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। सो वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस, और क्यों बनाए? टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए और अच्छे रहन सहन के लिए उन्होंने अपने संगठन, अपने एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए इंग्लैंड एंड जर्मनी में। इसके अलावा फ्रांस के अंदर क्या होता है? फ्रांस के अंदर एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम होता है सोशलिस्ट पार्टी, और ये पार्टी भी इन एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस के द्वारा बनाई जाती है। ब्रिटेन के अंदर एक दूसरी पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम होता है लेबर पार्टी, और ये पार्टी भी वर्कर्स की इन एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस के सपोर्ट के बेस पे बनाई जाती है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और जर्मनी के अंदर ये जो एसोसिएशंस काम कर रही थी वर्कर्स की, ये वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इस पार्टी के साथ मिलके काम कर रही थी। हालांकि 1914 तक सोशलिस्ट की कहीं भी सरकार नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे हर जगह, हर कंट्रीज़ में, लगभग इन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पे मौजूद थे। और गवर्नमेंट की पॉलिसी को सोशलिस्ट ने बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेम करने का प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, उसके ऊपर जोर डाला था, और काफ़ी हद तक वर्कर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर भी किया था। तो कहीं ना कहीं जो सोशलिज़म है उस सोशलिज़म का एक बेस तैयार हो चुका था। तो साथियों, सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट की एक बहुत बड़ी पहल थी। अलग अलग देशों में जो सोशलिस्ट काम कर रहे थे उनको एक मंच पे लाके एक साझा कार्यक्रम तैयार करके और एक कॉमन पॉलिसीज़ फ्रेम करके उनको अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करना, ताकि सोशलिज़म के लिए जल्द से जल्द एक प्रॉपर बेस तैयार हो पाए। इसके अलावा एसोसिएशंस को फ्रेम करना ताकि वो अपने लिए बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस की डिमांड कर पाएँ, उनको फुलफ़िल कर पाएँ, वर्किंग आवर्स को कम कर पाएँ, वेजेस, अपने वेजेस को बढ़वा पाएँ। ठीक है, और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल के काम करना या पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रेम करना। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स थे जिन्होंने सोशलिज़म को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो आएगी रशियन रेवोल्यूशन की, उसमें हम बात करने वाले हैं रशियन रेवोल्यूशन को लेके अलग अलग हिस्से की किस तरीके से 1914 तक की रशिया की पॉलिटिकल कंडीशन थी, साथ में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीफली स्टार्ट करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।